हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो वी आर सॉल्विंग वैक पेपर। ये डीयू में जो आपका वैक पेपर है फाइनेंशियल लिटरेसी का, सो वी आर सॉल्विंग दैट पेपर। ऑलरेडी हमने इसके पहले के दो वीडियो में वी हैव सॉल्व फाइनेंशियल लिटरेसी का वैक पेपर। तो ये वी आर सॉल्विंग ऑफ डीयू वैक फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का जो पेपर है आपका, दिस पेपर इज ऑफ 2024 सेमेस्टर 4। इसके पहले के वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ऑफ 2024 सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 1। ओके, तो ये आपका फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है। बहुत सिंपल पेपर है, सिर्फ यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस। 30 मार्क्स का ये पेपर है। और अगर आपने 5-6 वीडियो जो हम बनाएंगे इस सीरीज में, और उसमें जो भी पास्ट ईयर के पेपर्स अगर आपने वो वीडियोस देख लिए, तो आपका एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो इनफ हो चुका है। ठीक है, सो नाउ जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमेशा एक शॉर्ट नोट्स होता है। 3 आपको दिए रहेंगे शॉर्ट नोट्स, उसमें ऐसा आपको किसी 2 में करना होगा। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और पैन है, तो किसी भी 2 टॉपिक पे आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। तो पहला है इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन मीन्स कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल वे में अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर वाइल स्पेंडिंग। आप कोई इंपल्सिव बाइंग नहीं करते, आप प्रॉपर्ली सेव करते हो। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस एंड हाउ यू मैनेज दैट, ये दिखाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के क्या क्या नोट्स में आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन सी। सो आप ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन रिफर्स टू प्रैक्टिस। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर एक डिसिप्लिन है फाइनेंस के रिगार्डिंग। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंस रिस्पॉन्सिबली। सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंसेस रिस्पॉन्सिबली बाय मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी इनकम कहाँ से आ रही है, क्या क्या एक्सपेंस हो रहे हैं, उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कहाँ आपको कितनी सेविंग करनी है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है। तो इससे आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छी होती है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे आप अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो? सो आप इनकलकेट कर सकते हो बाय मेकिंग बजटिंग। प्रॉपर बजटिंग कीजिए, जो भी अपने एक्सपेंसेस उसको ट्रैक करिए, इनकम सोर्सेस को लिखिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी डेट। कोई अननेसेसरी डेट ना लें कि आपकी लायबिलिटी या इंटरेस्ट बढ़े। सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। अपने गोल्स को क्लियर रखिए। कंसिस्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल। तो इससे आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहेगा। So practicing financial discipline will ensure long term stability, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा। आप इमरजेंसीज को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे एंड इट विल हेल्प यू इन वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, मैंने बताया था ना कि लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास जाने के लिए जो की है या जो लैडर है वो इन्वेस्टमेंट है। एक आपको बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। दोनों की सैलरी सेम थी, बट वन बिकेम रिच। व्हाई? बिकॉज द पर्सन वाज फाइनेंशियली डिसिप्लिन एंड ही वाज इन्वेस्टिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अननेसेसरली पैसे को खर्च नहीं करना, बहुत सोच समझ के खर्च करना है। प्लानिंग चाहिए। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है एंड अवॉइड इंपल्सिव बाइंग। आपको अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना है। द गोल हैज टू बी स्मार्ट, द फाइनेंशियल गोल। यू हैव टू ट्रैक योर स्पेंडिंग, यू हैव टू क्रिएट रियलिस्टिक बजट, यू हैव टू ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। मैक्सिमम चीजें आप ऑटोमेट कर लीजिए। अगर बिजली का बिल भरना है, वाईफाई का बिल भरना है, ताकि आपको पता रहे आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं। अगर वो एक कॉमन अकाउंट में रहेगा और आप खर्चा करें, आपको याद नहीं आएगा ये खर्चा मैंने क्यों किया। सो ऑटोमेट योर फाइनेंसेस, मेक सेविंग योर प्रायोरिटी। देखिए, अगर आपके ज्यादा खर्चे बॉन्ड्स पे हो रहे हैं, तो उसको आप कट कर सकते हैं उन कॉस्ट को। ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। अगर सेविंग भी कर रहे हो तो पहले सेविंग कर लो, ऑटोमेट कर लो, कोई एसआईपी पे में लगा लो। जैसे ही इनकम आई कुछ अमाउंट एसआईपी में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं कैसे आप अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इनहैंस कर सकते हैं। तो ये आपका था पहला शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड इज रिगार्डिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड थर्ड इज रिगार्डिंग परमानेंट अकाउंट नंबर। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में।
सी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि द मनी टुडे विल वर्थ मोर देन द मनी टुमारो। अगर ₹100 आपको आज मिल रहा है, उसकी कीमत ज्यादा है जो ₹100 आपको बाद में मिलेगा। क्यों? बिकॉज मनी इज हैविंग एन इनहेरेंट पोटेंशियल ऑफ अर्निंग। अगर मान लो ₹100 हम आपको आज मिले या ₹100 आपको 6 महीने में, तो 6 महीने में आप उसको इन्वेस्ट करके थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। और अगर आप कुछ भी ना करो तो भी जो जो पैसा आपको 6 महीने बाद मिलेगा, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा तो रिड्यूस्ड अमाउंट का रहेगा ही। दैट इज़ व्हाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ वेरी एसेंशियल। कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी देते हो कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट से रिटर्न मिल रहा है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? ताकि आप उसमें रिस्क और इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर पाओ। ऑलराइट, so time value of money essentially means that money available now is worth more than the same amount in the future due to the potential to earn interest or return. Money के पास एक potential होता है to earn interest or return. Alright, तो relevance क्या है? Relevance है lies TVM का जो relevance है lies in its ability to accurately assess the worth of future cash flows. Future cash flows को आप assess करते हो, informed financial decision लेते हो regarding investment, loans and savings. ठीक है? अब आपका अगर कोई investment decision है, क्या-क्या relevancy है आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? सबसे पहला तो relevant है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, इसीलिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना है। सेकंड, री इन्वेस्टमेंट पावर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों निकालना है? कि अगर वो पैसा आज मिल रहा है और एक पैसा 2 साल बाद मिल रहा है, तो 2 साल में वो पैसा कितना बन जाएगा, ठीक है? तो आप इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेते हो, आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज को कैसे कंपेयर करोगे कि भाई उसका जो भी रिटर्न मेरे को विद इन द पीरियड ऑफ ईयर्स मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू क्या है? जिसकी आज की वैल्यू ज्यादा होगी, उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करोगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल बी रेलेवेंट टू कंपेयर दैट विच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी बेटर। लोन रीपेमेंट में भी इसका अंडरस्टैंडिंग काफी हेल्प करता है टू एनालाइज द ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, है ना? जो भी आपने लोन लिया है उसका ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है? कितने समय में आपको रिटर्न करना है? अगर जैसे कि अगर आपने कोई लैपटॉप लिया, आपने ईएमआई में लिया, तो आपको समझ में आएगा ना कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से कितना टाइम मुझे लगेगा उसको रीपे करने में। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का। जैसे अगर आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितना अमाउंट अभी सेव करना है और उसकी वैल्यू मेरे रिटायरमेंट तक कितनी बन जाएगी, ठीक है? तो रिटायरमेंट सेविंग, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस, जैसे मैंने बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वेरी मच हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। ऑलराइट, तो इतना अगर आप लिख लोगे 5 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ, ठीक है? देन जो थर्ड आपका शॉर्ट नोट्स था दैट वाज रिगार्डिंग पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट अकाउंट नंबर आल्सो वी कैन डिस्कस। तो परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है? ये एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक इशू होता है, आपको एक लैमिनेटेड कार्ड आपको मिलता है जिसमें 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं। ये कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पैन इज इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू एनी पर्सन हु अप्लाइज टू द डिपार्टमेंट, है ना? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या तो आपने अप्लाई किया या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद ही कर देगा इशू, अगर आप कोई क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, ठीक है? तो पैन नंबर का फायदा क्या है? जितने आपके ट्रांजैक्शंस हैं, वो सब लिंक हो पाते हैं उस पर्सन से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी ट्रांजैक्शंस आपके हो रहे हैं, आपका अगर पैन नंबर से वो सारा एक जगह लिंक हो जाता है। सो पैन इनेबल्स डिपार्टमेंट टू लिंक ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ द पर्सन विद द डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्या-क्या ट्रांजैक्शन आपके हो रहे हैं, सब एक जगह लिंक हो जाता है। तो ये ट्रांज़ैक्शंस क्या हो सकते हैं? टैक्स पेमेंट, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स पे करते हो, इनकम टैक्स अपना डायरेक्टली पे करते हो। टीडीएस, टीसीएस पेमेंट करते हो, जो आपने अगर आप बिज़नेस पर्सन हो, तो आपने अपने एम्प्लॉयी का अगर टीडीएस काटा है, तो सारा टैक्स, एडवांस टैक्स आपको पे करना होता है। रिटर्न्स ऑफ इनकम, स्पेसिफाइड ट्रांज़ैक्शन, जीएसटी का भी आपको पढ़ना होता है रिटर्न, तो उसमें भी पैन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो पैन नंबर इट इज़ अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। लीगल अथॉरिटी क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहाँ से ये अथॉरिटी मिली है? सेक्शन 139 ए। सेक्शन 139 ए से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी मिली है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है? और सेक्शन 139 डबल ए क्या कहता है?
कि 2017 के बाद से इट इज मैंडेटरी दैट एवरी पर्सन हैज टू लिंक पैन विथ आधार। ठीक है, पैन को आपको आधार से लिंक करना है। इट इज एज पर सेक्शन 139AA। तो जो आपका टिपिकल पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होता है, वो 10 डिजिट्स का होता है। तो इसमें पहला 3 डिजिट तो ऐसे ही है, रैंडम है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज से कोई सा भी रैंडम अल्फाबेटिकल सीरीज हो सकती है, AOK हो सकता है, AMT हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इसमें फोर्थ डिजिट है, फोर्थ डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो फोर्थ डिजिट होता है वो या तो आपका P होगा, अगर आप एक इंडिविजुअल, आप सब अपना कभी पैन नंबर देखना, जो फोर्थ डिजिट होगा दैट विल बी P। P मींस पर्सन। तो अगर आप इंडिविजुअल है तब वो P होगा। अगर आप कोई कंपनी है, P स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल या पर्सन। अगर आप कंपनी है तो इट विल बी C, फोर्थ डिजिट। अगर आप पैन नंबर कोई देख रहे हो और उसमें फोर्थ जो डिजिट है वो C लिखा हुआ है, तो मतलब ये कोई कंपनी का पैन नंबर है। अगर कोई फर्म, पार्टनरशिप फर्म है तो वो F लिखा होगा। अगर कोई HUF है तो वहां पे H लिखा होगा। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो वहां A लिखा होगा। कोई ट्रस्ट है तो वहां T लिखा होगा। तो कैटेगरी ऑफ एसएससी क्या है वो आपका फोर्थ डिजिट बताता है। और जो फिफ्थ डिजिट है, अगर वो पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो जो उसका सरनेम है, ठीक है, उसका पहला इनिशियल, जो भी उसका लास्ट नेम है, सरनेम या लास्ट नेम, उसका फर्स्ट इनिशियल वो होता है। अगर किसी का नाम अमित कुमार है तो उसका AOK कोई भी रैंडम हो सकता है, फिर P होगा बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल, फिर उसका K होगा। ठीक है, अगर यही अमित गुप्ता है तो यहाँ क्या होगा, G होगा। ठीक है, तो लास्ट नेम का पहला इनिशियल होता है। ठीक है, सो ये आपका, ये भी आप लिख सकते हो उसमें। पैन कार्ड का इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इट इज कंपल्सरी कि आप पैन कार्ड लगाएं। अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, फोर व्हीलर, तो उसमें भी पैन कार्ड की नीड होती है। अगर टू व्हीलर है तो नीड नहीं है, बट फोर व्हीलर में है। कोई आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, उसमें पैन कार्ड की नीड है। कोई आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन भर रहे हो, उसमें भी पैन कार्ड की नीड है। कोई आप पेमेंट कर रहे हो जो 50,000 रुपए से ज्यादा है टू अ रेस्टोरेंट अगेंस्ट अ बिल एट वन टाइम, तो भी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। तो इन इन जगहों पे पैन कार्ड इज इंपॉर्टेंट। इतना पॉइंट्स आप लिख दोगे 5 नंबर के लिए, मोर देन एनफ। ठीक है, मैंने तो ज्यादा ही बताया, आप इसको कट शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो ही चुका है, शॉर्ट नोट्स वाला, विच वाज फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमने डिस्कस कर लिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने डिस्कस कर लिया, एंड परमानेंट अकाउंट नंबर हमने डिस्कस कर लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये 5 मार्क्स का ईच हो गया। ठीक है, तो देखिए डिजिटाइजेशन क्या है। डिजिटाइजेशन इज कि जो भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहले करते थे, अब वो आप डिजिटल मोड में कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। ठीक है, यही है बेसिकली डिजिटाइजेशन का मतलब। सो डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल, क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फिजिकल मेथड ऑफ कंडक्टिंग फाइनेंशियल बिजनेसेस विथ डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स। डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स के साथ हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। दिस इंक्लूड्स डिजिटल टूल्स लाइक मोबाइल ऐप, जैसे पेटीएम हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग, हर एक बैंक का एक ऑनलाइन बैंकिंग होता है, नेट बैंकिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इंस्टेड ऑफ कैश, जैसे जीपे हो गया। ठीक है, तो आप कैश या फिजिकल मनी यूज नहीं कर रहे हो, या फिजिकल ट्रांसफर यूज नहीं कर रहे, आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। इसमें यूपीआई सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये जो भी आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो डायरेक्टली अगले के बैंक अकाउंट में जा रहा है। अगर आप किसी और मोड से कर रहे हो, अगर आप वॉलेट से कर रहे हो, तो अगले के वॉलेट पे जा रहा है, जो कि एक एप्लीकेशन है जिसमें आपका पैसा स्टोर होता है, लेकिन वो बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है अगर आप वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हो। बट यूपीआई के थ्रू आप उसके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हो। ठीक है, इट इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम दैट फैसिलिटेट इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स वाया अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। एक मोबाइल एप्लीकेशन से आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर यू आर एबल टू मेक एट अ रियल टाइम
सिस्टम, ओके। अब इसका डेफिनेशन देखो, डिजिटाइजेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोसेस एंड डेटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट्स, यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्या इसका एग्जांपल हो गया ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट एप्स, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हो गए, डिजिटाइजेशन ऑफर्स एडवांटेजेस सच एज फास्टर प्रोसेसिंग टाइम, इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इनहैंस सिक्योरिटी। आपको कैश लेने की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो, पीयर टू पीयर लेंडिंग बढ़ती है, क्रेडिट स्कोरिंग बढ़ती है। अब जैसे आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर जब करते हो, जैसे कि अगर एक गोलगप्पा वाला है, अब अगर वो गोलगप्पा खिला रहा है, लोग उसको यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, उसके बैंक में डायरेक्टली पैसा जा रहा है। ये जनधन योजना की वजह से इतने ढेर सारे बैंक अकाउंट्स खुले, इसका फायदा यहाँ पर भी है। अब वो पहले वो पैसा कहीं जेब में रखता, सेव करता, है ना? वो पैसा चोरी होने का भी डर रहता, अब डायरेक्टली उसके बैंक में जा रहा है। जब बैंक में जा रहा है तो उसके बैंक अकाउंट में एक एक्टिविटी हो रही है, तो उसका अ, एक स्टोरेज डेटा बन रहा है, एक पेमेंट डेटा बन रहा है। उसके अकाउंट में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। क्रेडिट स्कोरिंग उसकी बन रही है क्योंकि वो बैंक में लगातार पैसा आ रहा है, पेटी अमाउंट में से लेकिन आ रहा है। देन ही विल फाइंड इट ईज़ी टू टेक लोन्स। अगर उसको अपनी गोलगप्पे की दुकान थोड़ी बड़ा करनी है, उसको गवर्नमेंट के बहुत से स्कीम्स होते हैं उसमें, क्योंकि उसके पास एक क्रेडिट रेटिंग है, तो उसको लोन मिलने में भी ईज़ी रहेगा। ऑलराइट, तो ये सब आपके बेनिफिट हैं डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। अब आप यूपीआई पे आ जाओ, ये आपका सेकंड पार्ट था। सो यूपीआई क्या है? इट इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इतने यूपीआई के ट्रांज़ैक्शंस इंडिया में बढ़ चुके हैं, मैनीफोल्ड टाइम्स हो चुके हैं। ठीक है, आप इसका डेटा देखना, इट्स एट अ स्पाइक। ठीक है, तो इसको कौन मैनेज कर रहा है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट अलाउज इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक अकाउंट थ्रू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें क्या है? यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम developed by NPCI that allows instant transfer of funds uh, from one bank account to another via a mobile app। ठीक है, ऑल राइट देन, तो इसका बेनिफिट है ढेर सारे, जैसे मैंने आपको बताया। सो इतना अगर आप लिखते हैं, इट इज इनफ। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the need and importance of buying a health insurance policy। explain need and importance of buying a health insurance policy। ठीक, तो क्या नीड है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का? देखो, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? सबसे पहला, आपका जितना मेडिकल बिल है, आप उससे एक फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो सकते हो। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, आजकल बीमारियां होती ही हैं और मेडिकल बिल्स बहुत हाई है, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस से कवर्ड हो, तो आप महंगे से महंगे जगह अपना इलाज फ्री में आपका हो सकता है, अगर आपका इंश्योरेंस में वो हॉस्पिटल कवर्ड है तो। ठीक है, सो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ क्रूशियल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस, है ना? इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी मच मैंडेटरी, सबको करवाना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रीमियम का पैसा बचा के आप पैसा बचा रहे हो, तो ऐसा नहीं, हो पैसा 3/4 टाइम निकल जाएगा, है ना? सो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ क्रूशियल फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंस, इंश्योरिंग एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। एक आप क्वालिटी हेल्थ केयर मिलती है किसी भी हॉस्पिटल में। आप आजकल स्टार का हेल्थ इंश्योरेंस है, एलआईसी, बहुत सी कंपनीज है जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, मैक्स है, बहुत सी कंपनीज है। विदाउट जेओपार्डिंग योर फाइनेंस, आपके फाइनेंसेस पे भी इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि जो भी आपका कोई सर्जरी हुई या कुछ ऐसा आपका कोई आपको सीरियस इलनेस हो गई, हॉस्पिटल में आपका पूरा वो चला, वो सबका आपको पैसा रिकवर हो जाएगा। जो भी आपने पेमेंट करी है, या तो वो रिकवर हो जाएगा, या फिर इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को भी पैसा देती है। ठीक है, so it's a safety against rising healthcare cost, lifestyle diseases, potential medical emergencies। ठीक है, तो ये फैमिलीज को तो करानी ही चाहिए, उसको प्रमोट भी करना चाहिए। सबसे पहला तो ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है आपको। ठीक है, एग्जॉर्बिटेंट मेडिकल ट्रीटमेंट, और आपके जो पॉकेट्स हैं उसको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। आप एक्सेस कर पाते हो क्वालिटी केयर का, जो कि अगर शायद आपने इंश्योरेंस नहीं ली होती तो इतने अच्छे जगह आप या इतने एक्सपेंसिव जगह आप जाते ही नहीं।
एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि यस मेरा पास हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ होता भी है, देन आई कैन टेक अ गुड ट्रीटमेंट। प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, और मेडिकल कॉस्ट क्या, इट आल्सो इंक्लूड्स वेरियस अदर कॉस्ट। मेडिकल कॉस्ट का मतलब ये नहीं सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा, जो आपका डायग्नोसिस के टेस्ट हुए, वो सब इसमें इंक्लूड हो, ठीक है? सेफगार्डिंग फैमिलीज, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफस्टाइल डिजीजेस, आजकल देख ही रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस कितने ज्यादा हो रहे हैं, किसको कब क्या हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है? कवरेज फॉर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, एंड टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है आपको, 80C में भी बेनिफिट मिलता है, 80D में भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है? ऑलराइट, सो इतना अगर आप लिखते हैं हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस या उसका नीड एंड इंपॉर्टेंस में, इट विल बी इनफ फॉर अ 10 मार्कर। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आपका हमेशा न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स पे आता है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए आपको टैक्स स्लैब्स पता होने चाहिए। तो इसमें एज देख लो 51 ईयर्स है, मतलब नॉर्मल ही केस है, आपको ओल्ड और न्यू दोनों पे निकालना है, और ये आपका डेटा दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर ये डेटा दिया हुआ है तो आप देखो, न्यू टैक्स रिजीम में न्यू टैक्स रिजीम में ग्रॉस टोटल इनकम कितना होगा, 24,85,000। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में आप इसमें से 24,85,000 में से डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो। ये आपका 80C का डिडक्शन हो सकता है टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना, बट इसकी लिमिट कितनी है, 1,50,000। तो आप 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे, ठीक है? 1,50,000 तक का डिडक्शन। ये आपका क्या है, 80D मेडिकल इंश्योरेंस का, इसमें आप 25,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर, ठीक है? 25,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर। ये आपका जो डिडक्शन है सेविंग में, जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट में, ये आपका 80 TTA में डिडक्शन होता है, इसमें आप 10,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप इतना आपका माइनस हो जाएगा ये सब अमाउंट, तो कितना बचा, ये सब हो गया 1,85,000, तो आपका यहाँ बचा 23 लाख। होल टैक्स रिजीम में कितना हो गया, 23 लाख। तो अब आप टैक्स स्लैब्स देख लो, हिसाब से लगा दो। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में इट इज 23 लाख, एंड न्यू टैक्स रिजीम में इट इज 24,85,000। अगर मैं देखूं इसमें टैक्स स्लैब्स क्या है, ये आपके ओल्ड और न्यू के टैक्स स्लैब्स हैं। उसका एज 51 था, तो इसमें यही वाला टैक्स स्लैब लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में कोई सा भी एज ग्रुप हो, टैक्स स्लैब्स यही रहना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप, चाहे वो 60 के ऊपर है कि नहीं। बट ओल्ड टैक्स रिजीम में 60 के नीचे ये टैक्स स्लैब है, 60 टू 80 के बीच में ये वाले टैक्स स्लैब्स हैं, और 80 के ऊपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स स्लैब्स अलग हैं। एज के हिसाब से ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स भी बदलते हैं, ठीक है? तो अब इसमें आप देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी, 23 लाख, और इसमें कितनी मानी जाएगी, 24,85,000। तो इस हिसाब से आप, लेकिन इसमें आपको रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स का फायदा मिलेगा। तो अगर मैं इसका निकालूं टैक्स, तो पहला जीरो, ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर टैक्स निकालूं, तो 0 से 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगना, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख पे 5%, तो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख से 5 लाख, 5% लगना है, तो 12,500। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% लगना है, तो उसमें 5 लाख है, मतलब 5 लाख टू 10 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख, ठीक है? और 10 लाख से 23 लाख पे 30% लगना है, मतलब ये 13 लाख हो गया। 10 लाख टू 23 लाख, तो 13 लाख का 30%, so 13 lakh का 30% will be 1.3 lakh into 3, so it will be 3,90,000. Okay, 500 to 10 5, so 5,02,500 आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब आ जाएगा, ठीक है? अब आप न्यू टैक्स में निकाल लो, न्यू टैक्स रिजीम 24,85,000 है, तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगना। देखिए ये जो आपका है ना,
आपको टैक्स स्लैब्स देखने पड़ेंगे। दिस इज ऑफ फाइनेंशियल ईयर कितना होगा उसका 24 25 एंड असेसमेंट ईयर इज 25 26। तो क्वेश्चन में आप ईयर भी देख रहे हैं ना, इसमें तो पहले का ये पास्ट ईयर पेपर्स है, बट इस साल जो आएगा उसमें ये रेट्स लगेंगे। ठीक है, न्यू टैक्स रिजीम, पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख पे 5%, तो 4 लाख का 5% हो गया 10,000, 3 लाख टू 7 लाख 10,000। ठीक है, फिर 7 लाख टू 10 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। ठीक है, 10,000, देन 7 लाख टू 10 लाख हो गया 10 लाख टू 12 लाख, 2 लाख का, तो यहाँ पर भी 30,000, फिर 12 टू 15 लाख, 3 लाख का 20%, 60,000, फिर 15 लाख के ऊपर कितना हो गया, इट विल बी 9 लाख 85,000। इसका कितना लगना है 30%, तो इसका 10% अगर देखो 98,500 इंटू 3, 0 0 15 24 25 27 29, 2,95,500। ठीक है, तो इसका टैक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 500, यहाँ पर भी आ गया 5, यहाँ 15 18 21 22, यहाँ आ गया 4,25,005। ये आपका हो गया एज पर न्यू टैक्स रिजीम, ये आपका हो गया एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, आप देखोगे न्यू टैक्स रिजीम में द टैक्स इज कम, लाइबिलिटी इज लेस। तो ऐसे ही आपको करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं। ऑलराइट, सो विद दिस हम लोग क्वेश्चन के एंड में आ चुके हैं। हम लोगों ने अभी सेमेस्टर 4 का 2024 का पेपर सॉल्व कर दिया। आप हमारे पहले के भी वीडियोस देख लेना, इससे आपका प्रिपरेशन सही हो जाएगा। पास्ट ईयर अगर आपने 6-7 पेपर कर लिए हैं, देन इनफ वही सेम क्वेश्चंस आएंगे या सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे एंड यू विल बी इजीली बी एबल टू डू 30 मार्क्स फाइनेंशियल लिटरेसी पेपर। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।